हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। पौधों के वायवीय भाग से जल का जल वाष्प के रूप में निष्कासित होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो हायर प्लांट्स में और कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स को छोड़ के जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है। ठीक है, पौधों की जड़ें जो है वो सॉइल से अत्यधिक मात्रा में वाटर को ऑब्जर्व करती है, लेकिन इसका कुछ परसेंट ही जैसे कि 5% पौधे जो हैं वो यूज़ करती हैं, और जितने भी वाटर जैसे कि 90 से 95% वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा बाहर कर दी जाती है। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे कि स्टोमेटा, लेंटिकल, क्यूटिकल, बार्क। इनके द्वारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होते रहती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इस प्रकार का ट्रांसपिरेशन लीफ एवं कुछ जो मॉडिफाइड स्टेम की एपिडर्मिस पर उपस्थित विशिष्ट प्रकार के पोर्स द्वारा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा वाटर एवं एयर के आवागमन में भी भाग लेते हैं। ठीक है, इन पोर्स में ओपन एंड क्लोज्ड होने की कैपेसिटी पाई जाती है। जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पौधों के शरीर का जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस तरह के जल के वाष्पीकरण को ही हम क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ठीक है, जो डाइकोट प्लांट की लीफ होती है उसमें स्टोमेटा लोअर सरफेस में प्रेजेंट होता है, और जो मोनोकोट प्लांट की लीफ होती है उसमें स्टोमेटा जो है वो दोनों सरफेस में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एपिडर्मिस के उपस्थित क्यूटिन की परत को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। पौधों के वायवीय भाग क्यूटिकल द्वारा क्या होते हैं, पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। इसी क्यूटिकल द्वारा जल थोड़ी मात्रा में वाष्पीकरण द्वारा बाहर उठता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को ही हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसमें देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि फ्रूट्स, स्टेम और फ्लावर। ठीक है, क्यूटिकल द्वारा जल की हानि जो है कितना होता है, 1 से 10% तक ही। और जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जैसे कि नागफनी, कैक्टस, इनमें क्यूटिकल की परत जो है वो अत्यधिक मोटी होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस इसमें बहुत कम होती है या नहीं होती है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसमें पाया जाता है, जो वुडी प्लांट्स के स्टेम और ब्रांच होते हैं उसमें बार्क पाई जाती है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को लेंटिकुलर कहते हैं। ये पोर्स के द्वारा ही जल जो है वो वाष्प बन के बाहर निकलता है। ठीक है, इस प्रकार जल की हानि को लेंटिकुलर या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इसमें जल की हानि जो है वो 0.1% तक होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं लेंटिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ए लेंटिकल, एक बार्क का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हम सब जानते हैं कि कहाँ पाया जाता है, ये पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले एक एलिप्टिकल सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, जो कि दो विशिष्ट प्रकार की
बाह्य त्वची कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है। डाइकोट प्लांट्स के लीव्स में गार्ड सेल्स जो है वो किडनी शेप का होता है, और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रैमनी फैमिली वाले प्लांट्स, उसमें गार्ड सेल जो है वो डंबल शेप के होते हैं। गार्ड सेल की स्टोमेटा की ओर वाली अर्थात आउटर सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है और ये इलास्टिक होती है, जबकि जो इनर सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है और इलास्टिक होती है तथा परमिएबल होती है। ठीक है। प्रत्येक गार्ड सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, एक लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है। गार्ड सेल्स के चारों तरफ उपस्थित विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स या एक्सेसरी सेल्स कहा जाता है। ये जो सेल्स होती हैं ये रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में गार्ड सेल्स की क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। गार्ड सेल्स की सेल वॉल में असमान स्थूलता स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया में सहायक होती है। स्टोमेटा का आकार अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग। एक जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमको किडनी शेप में दिखाई दे रहा है, और दूसरे डायग्राम में कैसे दिखाई दे रहा है, हमको डंबल शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, स्टोमेटल पोर्स एरिया पाए जाते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो गार्ड सेल को घिरे हुए जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारा क्या है, सब्सिडियरी सेल्स है। ठीक है। फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों की लोअर एवं अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा की पोजीशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में अत्यधिक भिन्नता होती है। इसके आधार पर इसको 5 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एप्पल एंड मेलबरी टाइप्स। इस ग्रुप के प्लांट्स में स्टोमेटा केवल लीफ की लोअर एपिडर्मिस पर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल सेब, आड़ू, वॉलनट। ठीक है। सेकंड है हमारा पोटैटो टाइप। इस ग्रुप के प्लांट्स में स्टोमेटा लीफ की अपर एपिडर्मिस पर अधिक तथा लोअर एपिडर्मिस पर बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आलू, सेम। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ओट टाइप। इस ग्रुप के प्लांट्स में लीफ की अपर एवं लोअर दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की संख्या कैसी होती है, समान होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग जई, मक्का एवं घासें। फोर्थ है हमारा वाटर लिली टाइप। इस ग्रुप के प्लांट्स में स्टोमेटा केवल पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ऑल फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, जितने भी फ्री फ्लोटिंग पौधे होते हैं उसमें इस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। लास्ट है हमारा फिफ्थ पोटोमोजिटान टाइप्स। इस ग्रुप के पौधों की पत्तियों में प्रायः स्टोमेटा का अभाव होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है स्टोमेटा एब्सेंट होता है। ठीक है। यदि स्टोमेटा उपस्थित भी होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रिया रहित होते हैं, फंक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग ऑल सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट, जितने भी जलमग्न जलोद्भिद पौधे होते हैं उसमें स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रिया विधि, किस प्रकार से रंध्र जो है वो खुलते और बंद होते हैं। ठीक है। स्टोमेटा के बंद होने एवं खुलने की क्रिया किसके ऊपर डिपेंड करती है, गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी एवं फ्लैसिड स्थिति पर निर्भर करती है। ठीक है। स्टोमेटा की गार्ड सेल्स के अंदर की ओर की वॉल कैसी होती है, थिक होती है, तथा एक्सटर्नल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। जैसे कि गार्ड सेल्स सब्सिडियरी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसकी टर्जिडिटी में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गार्ड सेल्स की बाहरी थिन वॉल में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है। इसी खिंचाव के कारण जो इनर थिक वॉल भी बाहर की ओर क्या हो जाती है, खींचती है, जिसके कारण जो कॉनकेव हो जाती
कॉन्केव हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, जब गार्ड सेल फ्लैसिड अवस्था में आती है तो इनकी आउटर वॉल अपनी पहली दशा में आ जाती है, जिस कारण अंदर की वॉल पर खिंचाव नहीं रह पाता और इसलिए वह अंदर की ओर अपने पूर्व स्थान पर आ जाती है और स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अधिकांश प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में खुलते हैं। दिन में खुलने वाले स्टोमेटा को फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। कुछ विशिष्ट प्रकार के प्लांट्स जैसे नागफनी में स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं तथा ये रात्रि में प्रकाश की अनुपस्थिति में ओपन होते हैं। ऐसे स्टोमेटा को क्या कहते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, एक जो है वो क्लोज्ड स्टोमेटा है और दूसरा क्या है, ऐसा है ओपन स्टोमेटा। क्लोज्ड स्टोमेटा कैसा दिखाई दे रहा है हमको, स्टोमेटा जो है वो पूर्ण रूप से क्लोज है। किस स्थिति में, जब वो टर्जिडिटी पोजीशन में होगा तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होगा, और वही स्टोमेटा जब वो फ्लैसिड अवस्था में होगा तो कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा की क्लोजिंग एवं ओपनिंग को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने समय समय पर कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें कि पहला है हमारा स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस या स्टार्च शर्करा परिवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस बात के अंतर्गत भिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की, मगर सभी का सार संक्षेप यही था कि गार्ड सेल्स में स्टार्च रहने पर स्टोमेटा बंद व शर्करा रहने पर स्टोमेटा खुल जाती है। ठीक है, इसको हम लोग संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं। रंध्रों के खुलने की क्रिया, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्रों के खुलने की क्रिया, सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है जिसके कारण पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो गार्ड सेल्स होते हैं उसके पीएच लेवल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे कि स्टार्च की शुगर में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो स्टार्च होता है वो शुगर में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, गार्ड सेल्स में जल, ठीक है, वाटर का अंतः परासरण होता है, एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, गार्ड सेल्स की जो टर्जिडिटी प्रेशर होती है, टर्गर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, फिर से बढ़ जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा रंध्रों के बंद होने की क्रिया का सारांश। ये किस में होगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, रंध्रों के खुलने की जो जितनी प्रोसेस हुई वो उसके विपरीत क्रम में चलती है, जिसके कारण रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि स्टोमेटा ओपनिंग कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसके कारण कि क्या होता है, जो लीफ होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका गार्ड सेल का पीएच लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण स्टार्च जो है वो शुगर में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है, जो गार्ड सेल्स होती है उसका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है।
जिसके कारण गार्ड सेल्स का जो टर्गर प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाती है और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग की प्रोसेस है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, स्टोमेटा क्लोजिंग। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये जो है स्टोमेटा क्लोज्ड की प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नहीं होती है। ठीक है, मतलब लाइट की अनुपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। फिर क्या होता है, जो पीएच लेवल है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, जिसके कारण शुगर जो है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। गार्ड सेल्स के जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है, जिसके कारण इसमें एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। और जो टर्गर प्रेशर होता है उसका भी लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाती है। ठीक है, ये है स्टार्च और शुगर हाइपोथेसिस के द्वारा स्टोमेटा का क्लोजनिंग और ओपनिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्टिव के प्लस आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस, सक्रिय के प्लस आयन अभिगमन सिद्धांत। इमामयूरा 1943, यामासीता 1952, फिशर एवं सियाओ 1968 ने गार्ड सेल्स में के प्लस आयन की उपस्थिति एवं स्टोमेटा की गति में सीधा संबंध पाया। फ्यूजिनो 1959-67 के अनुसार गार्ड सेल्स में के प्लस आयनों के प्रवेश करने से स्टोमेटा खुल जाते हैं, जबकि के प्लस आयनों के बाहर निकलने पर स्टोमेटा कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव के प्लस आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस। इसको संक्षेप में समझ सकते हैं, जैसे कि प्रकाश की उपस्थिति में जानते हैं कि हम लोग स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। इस मत के अनुसार लाइट की उपस्थिति से गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसका मैलेट और H+ आयन में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। इस तरह से जो प्रोडक्ट H+ K+ से बदल जाते हैं, अर्थात H+ बाहर निकलते हैं और K+ अंदर आ जाते हैं। H+ जो है वो गार्ड सेल्स से बाहर निकल जाता है और K+ आयन जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, K+ आयन मैलेट से क्या करता है, क्रिया करता है, जिसके कारण क्या बनाता है, वो पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है, जो गार्ड सेल्स की वैक्यूल्स में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पोटेशियम मैलेट की उपस्थिति में एपिडर्मल सेल्स से वाटर का ऑस्मोसिस गार्ड सेल्स में हो जाता है, जिससे उनका टर्गर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है और स्टोमेटा जो है वो खुल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अंधकार में प्रकाश की अनुपस्थिति में स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अंधकार अवस्था में गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो नहीं होती है, परंतु रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है। ठीक है, जिसके कारण लीफ में सब स्टोमेटल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में क्या होता है, वृद्धि होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे कि शार्प एवं जिगर 1981 के अनुसार सब स्टोमेटल कैविटी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के कारण गार्ड सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न नहीं हो पाता, जिसके कारण गार्ड सेल्स में K+ आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कोवान एवं उसके सहयोगियों ने 1982 के अनुसार, ठीक है, अंधकार के दौरान एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर के रूप में क्या करता है, काम करता है। यह एसिड कम पीएच पर क्या होता है, क्रियाशील होता है, अतः गार्ड सेल्स के पीएच मान में कमी
आते ही एब्सिसिक एसिड गार्ड सेल्स की परमिएबिलिटी को कम करके के प्लस आयन के अपटेक क्रिया को क्या करता है, वो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जो गार्ड सेल्स में उपस्थित मैलेट आयन H प्लस आयन के साथ क्या करता है, क्रिया करके मैलिक एसिड बनाता है। गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण उसका सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। इसका मुख्य कारण पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की क्रिया का क्या होना है, मंद होना है। उपरोक्त क्रियाओं के कारण के प्लस आयन गार्ड सेल से निकलकर पुनः सब्सिडियरी सेल्स में चले जाते हैं तथा पीएच लेवल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम पीएच पर स्टार्च का सिंथेसिस होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण उनका ऑस्मेटिक प्रेशर कम होने लगता है। गार्ड सेल्स का ऑस्मेटिक प्रेशर कम होने के कारण उनका जल निकलकर कहाँ चले जाता है, सब्सिडियरी सेल्स में चला जाता है, जिसके कारण गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा जो है वो कैसे हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर जो है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि वायुमंडली ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और कौन से, अवेलेबल सॉइल वाटर। ठीक है, ये जो हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा इंटरनल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल वाटर कंडीशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्यूचर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गटेशन या बिंदु स्त्रावण क्या होता है। लीफ के किनारों पर उपस्थित पोर्स के द्वारा बूंदों के रूप में जल का स्त्रावित होना ही हमारा क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है। ठीक है, यह क्रिया जिन पोर्स के द्वारा पूर्ण होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोट कहते हैं। पत्तियों के किनारे पर जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं उनके द्वारा जो जल का स्त्रावण होता है उसी को हम क्या कहेंगे, गटेशन कहते हैं। और उसमें जो उसको गटेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं लीफ में, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोट कहते हैं। ठीक है, गटेशन रूट प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, इस क्रिया में भाग लेने वाले हाइड्रोथोट लीफ के किनारों पर एक ग्रंथि के रूप में पाए जाते हैं। ये पोर्स लीफ की एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं तथा अत्यंत थीन वॉल वाली सेल्स के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पोर्स के नीचे ढीले रूप में व्यवस्थित सेल्स का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपीथेम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग या रस स्त्रावण किसे कहते हैं। यदि किसी शाकीय पौधे या कठोर तने वाले पौधों को काटा जाता है तो कटे हुए भाग से जल द्रव रूप में स्त्रावित होने लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहा जाता है। पौधों के किसी भी कटे हुए भाग से जल के स्त्रावण को ही हम क्या कहेंगे, ब्लीडिंग कहेंगे। ठीक है, यह ब्लीडिंग से इन अर्थों में भिन्न है कि जानवरों को चोट लगने पर जो स्त्राव होता है उसका संगठन जाति विशेष के लिए स्थायी होता है, पौधों का यह स्थायी गुण नहीं है। कुछ पौधों में कटे हुए भाग से स्त्रावित होने वाले जल में शुगर की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यह देखा गया है कि इस प्रकार का स्त्रावण फ्लोएम से होता है। जाइलम से होने वाले स्त्राव में
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की मात्रा जो है वो अधिक होती है, ठीक है। और जैलम से होने वाले स्राव पॉजिटिव रूट प्रेशर के कारण होते हैं, ठीक है।